तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी का सार भारतीय इतिहास का जो है 6 से 12th तक का, जो कि डॉक्टर आर के जैन द्वारा लिखी गई ये किताब है। इसका चैप्टर नंबर 29 कर रहे हैं, जिसका नाम है 1857 के विद्रोह। उसका हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिर कि 1857 का जो विद्रोह था वो असफल क्यों रहा, उसके क्या क्या कारण थे। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि विद्रोह का साहसा तथा समय से पूर्व विस्फोट हो जाने के कारण यह अखिल भारतीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और भारत के कुछ ही भागों में सीमित रह गया, यानी पूरे भारत में नहीं फैल पाया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब के जो सिख सरदार थे, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सालार जंग, भोपाल की बेगम और नेपाल के एक मंत्री सर जंग बहादुर की जो स्वामी भक्ति थी ना, वो अंग्रेजों के साथ थी, तो उन्होंने भारत का इस आंदोलन में साथ नहीं दिया। ठीक है। 1857 के विद्रोह के मजबूत केंद्र संगठन का अभाव था, कोई मजबूत संगठन नहीं था। विभिन्न भागों में विद्रोहियों में कोई तालमेल नहीं बैठ पाया, तो इसलिए भी ये एक असफलता होने का कारण रहा। 1857 का विद्रोह जो बिना किसी पूर्व निश्चित योजना के ही प्रारंभ हो गया था। पहले विद्रोह की तिथि 13 मई निश्चित की गई थी, परंतु विद्रोह 10 मई को ही हो गया, यानी कि ये 3 दिन पहले ही हो गया। तो कुछ समय से पहले भी होने के कारण ये असफल रहा है। आंदोलन की तुलना में विद्रोहियों के साधन सीमित थे, यानी उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे। अंग्रेजों के अनुसार वो अंग्रेजी ऐसे समझते थे। जन समर्थन का अभाव था। इस विद्रोह में शिक्षित भारतीयों ने ना तो भाग लिया और ना ही इसका समर्थन किया, यानी कि सभी जो शिक्षित भारतीय थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इस आंदोलन में अपना साथ नहीं दिया और उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। विद्रोह का परिणाम क्या रहा? इस विद्रोह के कारण मुगल साम्राज्य सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। इस विद्रोह का एक अन्य परिणाम था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अपना दरबार लगाया और यही महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसकी महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित थी। इस पत्र में क्या क्या था वो हम देख लेते हैं एक नज़र में। भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। इस घोषणा ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्य में कोई भी राज्य अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों के साथ यथास्थिति बनाए रखने के बात कही गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि सरकार अब भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारतीय सैनिकों की संख्या और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात विद्रोह के पूर्व 5:1 था, अब इसे घटाकर 2:1 कर दिया। यानी भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी वो पहले 5 थी और यूरोप के 1 थी, लेकिन अब ये क्या कर दिया कि भारतीयों की 2 हो गई और यूरोप के 1 हो गई। विद्रोह के पूर्व भारतीय सैनिक की संख्या 2,38,000 थी, जो अब घटकर 1,40,000 कर दी गई। तोपखाना पूर्णतः यूरोपीय सैनिक के हाथों में रखा गया। विद्रोह के पहले सेना में बंगाल एवं अवध के सैनिक सर्वाधिक होते थे, परंतु विद्रोह के पश्चात इनकी संख्या घटा दी गई एवं उनकी जगह पंजाबी और गोरखों की सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई। भारत की देखभाल लिए एक नए अधिकारी भारतीय 1857 के विद्रोह के समय विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेजी सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद उन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम और सबसे वीर नेता कहा है। 1857 के विद्रोह में पंजाब, राजपूताना, पटियाला, जींद,
हैदराबाद और मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। बौद्धिक वर्ग, व्यापारी, भारतीय शासक न केवल विद्रोह से अलग रहे बल्कि इन्होंने विद्रोह को कुचलने में सरकार की। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके केंद्र कहाँ थे, विद्रोही नेता कौन कौन थे, विद्रोही का दिन और सैन्य अधिकारी, और विद्रोह को कुचलने वाले लोग कौन थे, और इसमें समर्पण का दिन क्या रहा। आप इसमें एक बार इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि जो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस जो कि वी डी सावरकर द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट रिबेल अशोक मेहता द्वारा लिखी गई है, स्कूपी मोटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर जी मजूमदार के द्वारा, और 1857 एस एन सेन द्वारा। थैंक यू।